ड्रग है इसमें P2Y12 इनहिबिटर में वो प्रेसोग्रिल है। प्रेसोग्रिल भी क्लोपिडोग्रिल की तरह एक प्रो ड्रग है, यानी इसको भी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन की ज़रूरत होती है लीवर में। ठीक हो गया। और इसकी जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो बेस लाइन पर पहुँचती है 5 से 9 दिन के बाद। इसका रीज़न भी यही है कि ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है और ये एक दफ़ा बाइंड कर ले P2Y12 इनहिबिटर तक, तो जब तक प्लेटलेट की हाफ लाइफ है तब तक ये उसके साथ बाउंड रहेगी। डोजिंग इसकी ये है कि लोडिंग डोज इसकी 60 mg है और मेंटेनेंस डोज इसकी 10 mg पर डे है। काउंटर इंडिकेशन इसकी क्या है? एब्सोल्यूट काउंटर इंडिकेशन ये है कि अगर एक पेशेंट जिसको TIA हो चुका है या स्ट्रोक हो चुका है तो उसमें हम प्रेसोग्रिल नहीं देंगे। रिलेटिव ये है कि जिसमें आप पेशेंट टू पेशेंट कंसिडर कर सकते हैं, वो ये है कि अगर पेशेंट की एज मोर देन 75 ईयर है और वेट लेस देन 60 kg है तो उसमें आप अगर ना देना चाहें तो नहीं दे सकते, देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके 2 ट्रायल्स हैं, एक ट्रिटॉन टिमी 38 और एक ट्रायलॉजी ACS है। ट्रिटॉन टिमी 38 में क्या हुआ था कि प्रेसोग्रिल को क्लोपिडोग्रिल के साथ कंपेयर किया था। पॉपुलेशन की थी वो पेशेंट जो PCI जिनकी प्लांट थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनमें प्लांट PCI हुई थी। तो इसमें इन्हें क्या मिला था कि जो प्रेसोग्रिल वाला ग्रुप था उसमें डेथ कार्डियोवास्कुलर काजेज़ की वजह से, नॉन फेटल MI की वजह से और नॉन फेटल स्ट्रोक की वजह से कम हुई थी। इसकी इंसिडेंस 9.9% थी, जबकि जो क्लोपिडोग्रिल है उसमें 12.1% थी। और ये ज़्यादा किस में थी? डायबिटिक पेशेंट्स में ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उनको मिली थी। यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये था कि जो प्रेसोग्रिल वाला ग्रुप था उसमें ब्लीडिंग इवेंट्स ज़्यादा हुए, जिसमें मेजर ब्लीड और फेटल ब्लीडिंग दोनों इन्वॉल्व थे। ठीक हो गया। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये वो पेशेंट थे जिनमें PCI हुई थी, यानी PCI वाले ग्रुप में बेनिफिट ज़्यादा था। दूसरा ट्रायल जो था वो ट्रायलॉजी ACS ट्रायल था। इसमें भी क्लोपिडोग्रिल और प्रेसोग्रिल को कंपेयर किया गया था, लेकिन इसमें वो पेशेंट थे जो मेडिकली मैनेज किए गए थे। तो मेडिकली मैनेज पेशेंट्स में क्या हुआ था, उन्हें कोई डिफरेंस नहीं मिला था इस्कीमिक या ब्लीडिंग इवेंट्स में। तो इन 2 ट्रायल की बेस पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्रेसोग्रिल है उसका बेनिफिट PCI पेशेंट्स में ज़्यादा है, जबकि जो नॉन PCI पेशेंट में उसमें हम क्लोपिडोग्रिल को दे सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास क्या थी? टिकाग्रिलोर। टिकाग्रिलोर हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल इनहिबिटर है। मतलब ये कुछ देर तक बाइंड करता है, जब तक ये बाइंड रहेगा प्लेटलेट की एक्शन की इनहिबिशन रहेगी। जैसे ये अनबाउंड होगा प्लेटलेट क्या हो जाएंगे, दोबारा से अपना काम करने लग जाएंगे। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी इसको कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है और इसका फास्टर ऑनसेट है कंपेयर टू प्रेसोग्रिल। इसकी 50% प्लेटलेट इनहिबिशन विद इन 30 मिनट्स ये कर लेता है। ठीक हो गया। लेकिन इसकी हाफ लाइफ भी कम है, 12 आवर है, क्योंकि उसके बाद ये इसके क्या कहेगा, अनबाउंड हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है? डिस्निया। मतलब हमारे पास MCQs अक्सर ऐसे आते हैं कि पेशेंट है उसको डिस्निया प्रोड्यूस हो है, तो वो किस ड्रग की वजह से होगा? तो वो टिकाग्रिलोर की वजह से होगा। ठीक हो गया। और इसके रीज़न क्या है? एडिनोसिन की रिलीज़ की वजह से। ठीक है। एक और चीज़ ये है कि जो पेशेंट्स हमारे पास इसके आते हैं टिकाग्रिलोर की डिस्निया वाले, उनकी चेस्ट भी क्लियर होती है, सिचुएशन भी मेंटेन हो रही होती है, सिर्फ ये होती है कि वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील कर रहे होते हैं। डोजिंग इसकी क्या है? लोडिंग इसमें हम क्या कहते हैं 180 mg देते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस डोज इसकी 90 mg BD है। इसका जो लैंडमार्क ट्रायल है वो है प्लेटो ट्रायल। प्लेटो ट्रायल में क्या था? टिकाग्रिलोर को क्लोपिडोग्रिल के साथ कंपेयर किया था और इसमें हमें क्या मिला था कि जो टिकाग्रिलोर वाला ग्रुप था उसमें मेस में भी रिडक्शन हुई थी और ऑल काज मोर्टेलिटी में भी रिडक्शन, और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन थी। लेकिन इसके साथ ब्लीडिंग रिस्क जो था वो ज़्यादा हो गया था अगर हम इसके साथ हाई डोज एस्प्रिन यूज़ करें। तो इससे ये है कि जो टिकाग्रिलोर है इसके से हाई डोज के बजाय मेंटेनेंस डोज वही रखनी है, 75 mg रखनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैनाग्रिलोर। ये ओनली IV P2Y12 इनहिबिटर है। ठीक हो गया। रिवर्सिबल बाइंड करता है और इसकी बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है। क्योंकि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है इसलिए हम क्या करते हैं कि 30 mg बोलस देने के बाद 4 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट इन्फ्यूजन चलाते हैं। ठीक है। अब एक और ट्रायल था ICER React 5। इसमें इन्होंने किसको कंपेयर किया था? टिकाग्रिलोर को प्रेसोग्रिल के साथ। इसमें यह था कि अपस्ट्रीम का मतलब है कि स्टार्ट करें टिकाग्रिलोर से, तो इसमें उसे प्री PCI,
तो इसमें ये हुआ था कि जो डाउनस्ट्रीम प्रेसोग्रिल है वो मोर सुपीरियर था एज़ कम्पेयर टू टिकाग्रिलोर। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसकी इंडिकेशन वो करें तो जो टिकाग्रिलोर है इसको हम इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेज, मतलब पीसीआई वाले पेशेंट्स हैं या नॉन पीसीआई पेशेंट्स हैं, दोनों में ये इसके बेनिफिट्स प्रूवन है, तो इसलिए हम इसको किसी भी स्ट्रेटजी में देख सकते हैं। जो प्रेसिग्रिल है ये पीसीआई में ज़्यादा बेनिफिशियल है और जो नॉन पीसीआई पेशेंट है उसमें इसका बेनिफिट इतना नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रेसिग्रिल उन पेशेंट्स में दे जिनकी पीसीआई होने जा रही है, और क्लोपिडोग्रिल को हम तब देते हैं जब टिकाग्रिलोर या प्रेसिग्रिल अवेलेबल ना हो या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो या फाइब्रोनेलिसिस हो। अगर फाइब्रोनेलिसिस हुई हुई है स्टेमी में तो हम टिका और प्रेसिग्रिल के बजाय क्या देते हैं, क्लोपिडोग्रिल कहते हैं, क्योंकि टिकाग्रिल और प्रेसिग्रिल के भी ब्लीडिंग रिस्क फिर ज़्यादा हो जाता है। कैनाग्रिलोर क्या करता है, इसकी एक इंडिकेशन ये है कि एक्यूट स्टर्न थ्रोम्बोसिस को ये कम करता है। अगर कोई पेशेंट P2Y12 नाइव पेशेंट्स है, मतलब ऐसा पेशेंट जिसको हमने अभी तक कोई भी क्लोपिडोग्रिल, प्रेसिग्रिल या टिकाग्रिलोर नहीं दी और उसकी पीसीआई होने जा रही है, तो उसमें हम किसमें ACS की सेटिंग हो या स्टेबल कोरोनरी, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। लेकिन ये अभी भी इसकी इंडिकेशन क्या है, क्लास 2 भी है। ठीक है। कौन से पेशेंट ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, जिनको शॉक हो या हाई रिस्क पीसीआई हो रही हो। लेकिन जैसे इसके इन्फ्यूजन एंड हो तो हमें क्या स्टार्ट करनी होगी, या क्लोपिडोग्रिल या प्रेसिग्रिल स्टार्ट करनी होगी। एक और ट्रायल था पॉपुलरिस्ट ट्रायल, इसमें उन पेशेंट को कंसिडर किया था जो मोर देन 70 ईयर ऑफ एज है। तो इसमें जो क्लोपिडोग्रिल का बेनिफिट है वो टिकाग्रिलोर के इक्वल था, लेकिन लेस ब्लीडिंग थी। तो यानी पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं 70 ईयर से ज़्यादा है तो आप मुझे सेफली क्लोपिडोग्रिल दे सकते हैं, क्योंकि इसके इस्कीमिक बेनिफिट सिमिलर होगा टिकाग्रिलोर के, लेकिन उसके साथ हमें ब्लीडिंग कम मिलेगी। एक और क्वेश्चन जो MCQs में बहुत ज़्यादा आता है, मतलब ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है, वो ये कि हाउ टू स्विच बिटवीन P2Y12 इनहिबिटर्स। वाइवा में भी पूछते हैं और MCQs में भी आता है। अब हमारे पास दो होते हैं, एक एक्यूट फेज़ है और एक क्रॉनिक फेज़ है। एक्यूट फेज़ का मतलब ये है कि अगर आपका MI हुआ है या वो PCI हुई है तो उसके विदिन 30 डेज़, अगर आप विदिन 30 डेज़ स्विच करेंगे तो ये एक्यूट फेज़ है, और अगर इसके बाद स्विच करेंगे तो क्रॉनिक फेज़ है। एक्यूट फेज़ में आप जब भी स्विच करेंगे एक ड्रग से दूसरे में तो आप हमेशा लोडिंग डोज देंगे। ठीक है, इसमें हम लोडिंग डोज देंगे। और एक और चीज़ ये है कि जब हम क्लोपिडोग्रिल से प्रेसोग्रिल या टिकाग्रिलोर में स्विच कर रहे हो, ठीक है, तो हम जो प्रेसोग्रिल और टिकाग्रिल लोडिंग डोज है, ठीक है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ लास्ट डोज देंगे। ठीक है, हम वेट नहीं करेंगे। जबकि टिकाग्रिल और प्रेसोग्रिल से हम क्लोपी में जब स्विच करेंगे या उनके आपस में स्विच करेंगे तो हम लोडिंग डोज कब देंगे, 24 आवर्स के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीका और प्रेसो है वो पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोपिडोग्रिल। तो जब भी अगर हम एक पेशेंट है क्लोपिडोग्रिल ले रहा है तो उसको हमने टिकाग्रिल या प्रेसोग्रिल देनी है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमने लास्ट डोज कब दिया, उसको बस दे देंगे। लेकिन अगर क्लोपिडोग्रिल से हम स्विच कर रहे हो, ठीक है, या उससे क्लोपिडोग्रिल में स्विच कर रहे हो या उनके आपस में स्विच कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे कि 24 आवर्स वेट करेंगे और फिर लोडिंग डोज देंगे। क्रॉनिक फेज में ये है कि जब हम स्विच कर रहे होते हैं, लेकिन क्रॉनिक फेज जो है उसमें हम जब टिकाग्रिलोर से क्लोपिडोग्रिल या प्रेसोग्रिल में स्विच करेंगे तो हम क्या करेंगे, लोडिंग डोज देंगे क्लोपिडोग्रिल की या प्रेसोग्रिल की, वरना सिर्फ हम मेंटेनेंस डोज ही देंगे। ठीक है। अब जैसे ये क्लोपिडोग्रिल है, प्रेसोग्रिल है और टिकाग्रिलोर है, जब हम क्लोपिडोग्रिल से स्विच कर रहे हैं टिकाग्रिलोर में या क्लोपिडोग्रिल से प्रेसोग्रिल में या इनको आपस में, तो हम क्या करें, लोडिंग डोज दे ही दे रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब हम क्लोपिडोग्रिल से स्विच करेंगे टिका या प्रेसोग्रिल में तो हम क्या करेंगे, उसी वक्त देंगे। जबकि इनसे इनमें क्लोपिडोग्रिल में स्विच करेंगे तो 24 आवर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक होगा। और इनको आपस में स्विच करेंगे तो भी 24 आवर वेट करेंगे। क्रॉनिक फेज़ में क्या है, क्रॉनिक फेज़ में ये है कि अगर हम क्लोपिडोग्रिल और प्रेसोग्रिल से हम स्विच कर रहे हैं, हम मेंटेनेंस देंगे, 24 आवर वेट करेंगे। ठीक हो गया। क्लोपिडोग्रिल से टिकाग्रिलोर में स्विच कर रहे हैं तो हम मेंटेनेंस देंगे, लेकिन जब हम टिकाग्रिलोर से क्लोपिडोग्रिल या टिकाग्रिलोर से प्रेसोग्रिल में स्विच करेंगे, ठीक हो गया, तो हम इनकी लोडिंग डोज देंगे। इसका ये आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि टिकाग्रिलोर है वो मोर पोटेंट है, तो जब हम इससे लो में पोटेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लोडिंग डोज देंगे। तो सिर्फ क्रॉनिक में ये है कि बाकी सब में मेंटेनेंस डोज देनी है और आफ्टर 24 आवर देनी है। लेकिन जब हम टीका से क्लोपी या टीका से प्रेसोग्रिल में हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, लोडिंग डोज देंगे।
ये गाइडलाइंस जो है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेसोग्रिल क्या है कि हिस्ट्री ऑफ TIA स्ट्रोक हो या TIA हो। ठीक हो गया। इन हॉस्पिटल में पेशेंट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि प्रेसोग्रिल और टिकाग्रिलोर क्लास 1 इंडिकेशन है, ठीक है, टू रिड्यूस मेस, किस में, एंस्टेमी ACS में। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने इन्वेजिव इवैल्यूएशन करनी है तो क्या है, टिकाग्रिलोर रिकमेंडेड है। और क्लोपिडोग्रिल हम तब दे सकते हैं जब जब प्रेसोग्रिल या टिकाग्रिलोर अनअवेलेबल हो या टॉलरेट ना कर सके हो। और जो कैनाग्रिलोर है, और जो अगर हम इन्वेजिव स्ट्रेटजी कर रहे हैं, ठीक, और 24 आवर्स से ज़्यादा है, तो हम क्लोपिडोग्रिल या टिकाग्रिलोर की अपस्ट्रीम को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या 2B है, तो यानी कि हम इन्वेजिव स्ट्रेटजी वो कर इन्वेजिव कंजर्वेटिव कर रहे हैं और फिर हमारी इन्वेजिव का प्लान है, तो हम क्लोपिडोग्रिल देना चाहेंगे। ठीक हो गया। ये डोजिंग कंसनट्रेशन है एस्प्रिन की, वही है कि 160 to 325 mg लोडिंग है और 75 to 100 mg OD है। ठीक हो गया। और अगर आपके पास, हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसको पहले MI हुआ है और एस्प्रिन ले रहा है, तब भी हम उसको लोडिंग डोज देंगे। क्लोपिडोग्रिल का ये है कि स्टेमी में ये है कि लोडिंग डोज 300 mg है अगर एज लेस देन 75 है, और अगर एज मोर देन 75 है तो सिर्फ 75 mg OD है, और मेंटेनेंस डोज क्या है 75 mg। एंड स्टेमी ACS में अगर हम, और या स्टेमी जिसमें फाइब्रोनालिसिस नहीं कर रहे, तो 300 to 600 mg हम स्टेट देंगे और मेंटेनेंस 75। तो डिफरेंस ये है कि अगर फाइब्रोनालिसिस है तो उसमें हम लोडिंग डोज 300 तक देंगे 75 से कम वाले में, और 75 से ज़्यादा वाला में क्या देंगे, 75 देंगे। और अगर फाइब्रोनालिसिस नहीं कर रहे तो हम 300 to 600 mg स्टेट दे सकते हैं। प्रेसोग्रिल में अगर कोई भी वो हो तो लोडिंग डोज 60 है और मेंटेन डोज 10 mg OD है अगर बॉडी वेट मोर देन 60 है और एज लेस देन 75 है। और अगर इससे बॉडी वेट इसका 60 से कम है और एज जो 75 से ज़्यादा है, तो ब्लीड एरिया ज़्यादा होगा, तो उसमें हम मेंटेनेंस डोज थोड़ी सी कम करके 5 mg OD पे रखेंगे। टिकाग्रिलोर की लोडिंग डोज 180 mg और मेंटेनेंस डोज 90 mg BD है। जो अगर कैबेज करना है, इलेक्टिव कैबेज है, तो उसके लिए क्लोपिडोग्रिल क्या है वो हम 5 दिन पहले बंद करते हैं, टिकाग्रिलोर 3 दिन पहले बंद करते हैं और प्रेसोग्रिल 7 दिन पहले बंद करते हैं। ये दोनों जो कि इरिवर्सिबल है, तो इसलिए इनके लिए हम जो स्टॉपेज टाइम है ज़्यादा देते हैं, जबकि टिकाग्रिलोर जो है उसमें स्टॉपिंग टाइम कम देते हैं। ठीक है। और अगर अर्जेंट कैबेज करना है तो हम एटलीस्ट 24 आवर पहले ये ड्रग्स को बंद करेंगे।